स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस लिखी थी, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने एम एल टी माइनस ऐसे कुछ लिखे थे, है ना। वैसे आप सभी लोग टीचर हैं, जानते भी होंगे। अगला है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करना होता है? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं कि 5 किलोग्राम। यहाँ पे मतलब बेसिक चीज है, सभी को मालूम होगी, बस मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। जो आगे 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड देन केजी जो है वो एक यूनिट होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अगर डिराइव करना चाहें, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ पे U1 U2 क्या है? यूनिट है, एंड N नंबर जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर वो। अब इसमें MLT के ऊपर अपन लोग ABC पावर लेके, जो आपको मालूम होगा एक्सपोनेंट होता है, उस तरीके से यूज करते हैं, और हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ना, तो 5 into 1000 ग्राम हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और पावर उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उसमें अब होगा क्या, एक चीज हम लोग समझते हैं इसके अंदर, जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम लोग यूनिट चेंज करते हैं, तो क्या रियल में कोई वैल्यू चेंज होती है? मतलब रियल में कोई उसके अंदर चेंजेस होगा? रियल में कोई चेंज नहीं होता। सपोज 5 किलोग्राम अनियन से तो 5 किलोग्राम अनियन बोल दीजिए, या 5000 ग्राम अनियन, वहां पे तो चेंजेस नहीं हुए, बस हमको दिखने में नंबर चेंज होता है। तो नंबर चेंज के आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, वो चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपको बस ये ध्यान रखना है, छोटी सी चीज है। दूसरा है यंग मॉड्यूलस। कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? अगर मैं ना दिखाऊं तो ठीक है, मैं मांग चलता हूँ, आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डायमेंशन अगर हमको पुट करनी है तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और फोर्स का आपको याद कर लेना है क्योंकि फोर्स कई बार आएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML T-2, और डिस्टेंस के लिए L नीचे आ गया स्क्वायर के फॉर्म में। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-2। एक अगर आपने मॉड्यूल वगैरह सॉल्व किए होंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि 1 न्यूटन को, है ना, कन्वर्जन में लिखिए कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स। ऐसा किसी को याद है? आप लोगों ने किए हैं सॉल्व कहीं पे? जैसे कि सिंपल सा है, 1 न्यूटन को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, तो कैसे करेंगे? एनीवन? ये आपके सामने ही दिया हुआ है ना, मैं ऐसा नहीं कुछ अलग से पूछ रहा हूँ, सामने ही दिया हुआ है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में 1 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने एक कन्वर्जन लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, जिन लोगों को भी आइडिया नहीं है। हालांकि जो सीनियर डिवीजन में पढ़ा रहे होंगे उनको तो आइडिया होगा, जिनको आइडिया नहीं है तो वो याद कर लें इस वैल्यू को बिल्कुल। MTR, मेमोरी टेस्ट रिजल्ट है ये, कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मैं ये आपको असाइनमेंट में दूंगा, इनको आप आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला इनके लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बट ये मान लीजिए कि बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले की आपकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। अगला है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशंस। हमें कभी कभी क्या हो सकता है, कोई फॉर्मूला गिवन है, उसकी डायमेंशनल चीजें चेक करनी है कि दोनों तरफ बराबर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ये 1 2 और 3, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पावर्स क्या होती है? हमेशा डायमेंशनल लेस होती है। पावर कैसे? सपोज मैंने लिख दिया 5 into 10 की पावर 10, तो यहाँ पे 10 की पावर 10 का ऑब्वियसली कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी जो पावर है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सिमिलरली साइन थीटा, कॉस थीटा, इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो कोई बताएगा इनका डायमेंशन क्यों नहीं होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का? यस, एनीवन? वाई? पॉइंट ये है क्यों? हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। जिन्होंने रेशियो बोला है ना, आपको आंसर क्या देना है? दे आर रेशियोज। आप बाकी सारी चीजें बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा कॉस थीटा कहीं पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। किसी ने अगर पूछा
कि इनके डायमेंशन क्यों नहीं होते, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो करेक्ट आंसर नहीं है ये। करेक्ट आंसर क्या है? दीज आर रेशियोज। ठीक है, तो क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो का डायमेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो रेशियो होने की वजह से इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि डायमेंशंस और नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग नीचे अभी एग्जांपल दिए हुए हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आप अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं कराऊंगा नहीं, मोस्टली आप लोगों को चीजें बस मालूम होगी। मेरा मतलब हम लोगों का पर्पस ये है कि आप एक बार चीजें गो थ्रू कर लें और फिर उनको प्रिपेयर कर लें, इतने में काम चल जाएगा। वो स्कूल वाला बच्चा होता है जो 10th से 11th में आता है ना, उसको रिक्वायरमेंट होती है कि हाउ कैन वी सॉल्व व्हाट इज द यू एंड वी एंड ए एंड टी, बिकॉज 10th के बाद 11th में आता है तो उसको आइडिया नहीं है, देन उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला न्यू है, बट आपने ये चीजें देखी होंगी। फाइन, तो नेक्स्ट आइए। सिमिलरली x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो सिमिलर सी बात है, यू टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे जो 1/2 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, क्या वो फॉर्मूला करेक्ट भी होता है? आपको एक स्टेटमेंट ध्यान होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू यू टी प्लस 5/7 ए टी स्क्वायर, तो क्या इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, ये फॉर्मूला गलत है। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि अगर हम गलत फॉर्मूला भी पुट करते हैं तब भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होता है, सेम ही निकलेगा अपना। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मान लीजिए हमने ये चेंज कर दिया, तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आगे वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको नीचे मिल भी जाएगा, है ना ये। thus the equation is correct as far as the dimensions are correct, ये स्टेटमेंट आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में आपको रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो रिलेशन आइडेंटिफाई करने का मतलब वही है कि आपको अगेन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, तो इसमें आपको अगर एक तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला का आइडिया लग जाए और दूसरे का अननोन है, तो आप क्या करेंगे, एम की वैल्यू, एल की वैल्यू, टी की वैल्यू, इनको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे बोथ साइड। तो सिमिलरली कंपेयरिंग डायमेंशंस, आप कंपेयर करेंगे और आपको उनका फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से रियल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। और आई होप आप लोग कर भी लेंगे। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिसका आप ट्राई करके बताइएगा कि आप लोग डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सपोज ये दिया हुआ है, मैं f इक्वल्स टू, ये नोट कर, आपको लास्ट में दिख रहा है नीचे सॉल्यूशन फॉर दिस फॉर्मूला, आप देख के कितने लोग श्योर हैं कि हाँ यस आई कैन मेक द फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन? हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को बॉटम में नीचे की तरफ? कैसे डेवलप करेंगे फॉर्मूला? तो देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ दिया हुआ है फोर्स, तो जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको कि फोर्स का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब आपके पास जो भी इधर दिया हुआ है के, नीटा, गामा, ठीक है, ये जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी गिवन है ना, तो आप उसके रेस्पेक्टिव यहाँ पे निकालेंगे एम एल और टी की वैल्यू। अब आप कंपेयर कर दो, कैसे कर दो, सपोज एम एम देखो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे एम की ऊपर कुछ नहीं है, वन है, और यहाँ पे एम का ए है, तो हमने कंपेयर कर दिया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। सिमिलरली एल के लिए हमें क्या मिल रहा है, एल के ऊपर लिखा हुआ है माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं, तो हम इसे कंपेयर करेंगे, एल के ऊपर कितना है, वन है, तो इक्वल्स टू वन आ जाएगा इसके आगे। तो अब यहाँ पे देखो, एक कॉमन सेंस क्या बोलता है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यस और नॉट? हाँ जी, तीन फॉर्मूला अपने पास है और अपन तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं किसी भी फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना, ये कैसे निकाला जाएगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। देन अब ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है,
अब डेफिनेट सी बात है, हम लोग फैकल्टीज हैं तो पूरा पूरा याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट एक बार क्या है ना, गो थ्रू कर लेना है हमें। कौन कौन से गो थ्रू कर लेना है, मैं टिक कर देता हूँ पहले तो। जैसे स्टार्टिंग के ये डेंसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, इनको अगर आप देखोगे तो मोर और लेस मिलती जुलती चीजें हैं इसके अंदर। फिर एक जो मोस्टली पूछा जाता है डेमो के अंदर, जब फैकल्टी डेमो देने जाते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब पॉइंट क्या है, ये क्यों पूछा जाता है? नाम के आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट। जो लोग ढंग से तैयारी करके नहीं जाते, दिमाग ऐसे रहता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ लिया, वो फटाक से बोलते हैं कि सर इसका डायमेंशन ही नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी है। तो किसका ध्यान रखना है हमको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देन नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सरफेस टेंशन, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तीन तो स्पेशली ध्यान रखने हैं, बाकी आप जितने याद कर पाए अच्छी बात है, बट ये तीन मोस्टली आपसे पूछे ही जाएंगे अगर आपने ये वाला टॉपिक डेमो में चूज किया तो आप ये मार्क करते हुए चलिएगा साथ में। बाकी ये बहुत सारे हैं, ये पूरी लिस्ट है और ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर अब ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लिमिटेशन क्या है? तो एक दो लिमिटेशन आप समझ ही रहे होंगे कि डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि आप लोग आगे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उस केस में फॉर्मूला गलत हो जाएगा लेकिन आपका डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट आता है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट, हाँ म्यूट कर लीजिए साकेत। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। Thank you। हाँ जी। तो इस तरीके से हो गया। अब ये पावर ऑफ 10, तो ये आप लोगों को मालूम होगा, टेरा क्या है, गीगा क्या है, मेगा क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। बस गो थ्रू होना है और ध्यान क्या रखना है असली चीज, कि किसमें कैपिटल सिंबल है और किसमें स्मॉल वाले हैं, है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। क्योंकि नॉर्मली नाम तो आप सब बता ही देंगे, वो सामने बोलेगा कि लिख के दिखाइए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमें वो सिंबल जो लिखना है उसका वो कैपिटल्स में आएगा या स्मॉल्स में आएगा। और मोस्टली डेका का ध्यान रखना है, डी ए दोनों ही क्या है, स्मॉल लेटर है। देन फर्दर ऑन सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेम्टो है। दीज आर, आप जानते हैं पावर्स लगाई हुई होती है 10 के ऊपर। फिर ये ऑर्डर है, इसको इतना ध्यान देना नहीं है। अब आइए यहाँ पे सिंबल्स और देयर यूजुअल मीनिंग। तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा के सिंबल दो हैं, म्यू, लैम्डा, ओमेगा, पाई, फाई, इलिप्शन। ये नेम ऐसे तो आपको आते ही होंगे, बट कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई ये क्या है, कहाँ से डेवलप हुए। तो अल्फा, बीटा, गामा ये क्या है? ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। यस और नो? आप लोगों को, आपने शायद क्लास में कभी एग्जांपल भी दिया होगा कि जैसे हमारी एबीसीडी होती है वैसे ही जो ग्रीक एबीसीडी है उसके ये लेटर्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, ये सब कुछ। और ऐसे ही आप थोड़ा मजेदार बनाने के लिए ये भी बोल सकते हैं क्लास के अंदर कि अभी जब कोरोना आया था तो इसके जो वेरिएंट्स थे वो किस पर बेस्ड थे, उनके नेम, वेरिएंट्स के नेम। हाँ तो हाँ, डेल्टा वेरिएंट था, फिर ओमिक्रॉन भी आया था, वो सारे जो नाम आ रहे थे ना वो इसी बेसिस पर आ रहे थे, ग्रीक अल्फाबेट पर। अगर आप देखेंगे ना तो कई सारे नाम जो लिए गए थे ना वो यही थे, ग्रीक अल्फाबेट पे बेस्ड थे वो। अब यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इन सॉल्व एग्जांपल्स, ये सॉल्व है ऑलरेडी, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा खूब। और ये रट लेने हैं ये क्वेश्चन, ये आप देखोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट मिलेंगे आपको और डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी इन क्वेश्चंस की। आप एक बार ट्राई करिएगा। जब ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोवाइड करने के बाद आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद हम नेक्स्ट वीक में इसके डाउट ले लेंगे। सपोज किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, हालांकि वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फैकल्टीज हैं, अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट तब भी अगर किसी को लग रहा है कि कोई डिफिकल्टी है किसी क्वेश्चन के अंदर या कोई मिस्टेक है, मिसप्रिंट एरर है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को, तो आप मार्क करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, देन हम उनको डील कर लेंगे वन बाई वन। और बाकी इसमें ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सॉल्व क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होगा नहीं। एक क्रॉस चेक करने के लिए भले ही आप ऐसे अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना क्या है। अब इसमें एक दो चीजें और देख लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि फिजिक्स में कौन सी मैथमेटिक्स यूज होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देता हूँ कि क्या क्या आपको आना चाहिए, और आई होप सभी को आता होगा। अच्छा, आप लोगों में से एक चीज मैं जानना चाह रहा था, कितने लोग ऐसे हैं
जो अभी करेंटली नीट या आईआईटी में पढ़ा रहे हैं? कोई ऐसा है आप में से जो नीट और आईआईटी ऑलरेडी पढ़ा रहा है, मतलब कहीं भी किसी भी छोटी जगह पे पढ़ा रहे हैं बट पढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मतलब 1 2 एंड 3, 3 पर्सन है ना, 1, ओके। नितेश हो गए एक तो, हाँ एक बार हैंड रेस कर दीजिए, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो मुझे उस तरह से आइडिया रहेगा कि कितने लोग हाँ पढ़ाए हुए। नितेश ओके, ओके फाइन, ओके, नो इशू। ओके शैलेश नाम है ना आपका सर? ओके, ओके शैलेश सर, ठीक है। एंड उसके अलावा और कोई? हाँ शिव कुमार यादव, ओके फाइन गुड। तो 3 या मैं मान लीजिए 4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाया हो, तो ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे पास दोनों तरह के लोग हैं ना, जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो हम थोड़ा मिक्स चलेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑल ऑफ यू आर फैकल्टी है ना, तो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बच्चों वाला काम नहीं करेंगे ना कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, चीजें समझ जाएंगे, जो डाउट होंगे आपके वो हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको अपनी ओर से मेहनत क्या करनी है कि जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, और जिस दिन आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यही मटेरियल था जो हमें कन्वे करना है। इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा बस, बाकी तो हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में हमें कितना पार्ट आना चाहिए। वैसे तो फिजिक्स वाले फैकल्टीज जो होते हैं वो मैथमेटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? कोई बताएगा आप में से कि मैथमेटिक्स से क्या क्या पार्ट आना चाहिए हमको? वेरी गुड। तो वेक्टर एंड कैलकुलस हमको आना ही, हाँ ये तो स्टार्ट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अब जिन लोगों को तो पहले से आइडिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्हें आइडिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला और उनका एप्लीकेशन समझाएंगे आप लोगों को कि ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए मैं अभी बता देता हूँ। मतलब मेजोरिटी पार्ट जो है वो बता देता हूँ, बाकी छोटा मोटा कुछ होगा तो अलग बात है। तो देखो वेक्टर तो आपको दिख ही रहा है, इसके अलावा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक में वो ग्राफ ग्राफ भी आपको एक बार देखने पड़ेंगे, है ना। तो क्या हो गई हमारे पास चीजें? वेक्टर तो नॉर्मल है मान लीजिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों पे हमारी कमांड ठीक ठाक होनी चाहिए। अब पॉइंट क्या है, आप ऐसा सोच सकते हो कि आप फैकल्टी ऑफ फिजिक्स के मैथ वाला पार्ट क्यों करें? होगा क्या, बच्चा क्लास में पूछ लेगा कि सर समझ में नहीं आया। सपोज करो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन है, एफ ऑफ टी में फंक्शन दिया हुआ है, सपोज टी की पावर 4 प्लस 4t² प्लस 7। अब कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, सपोज आप मेडिकल में है ना, मेडिकल वाला बच्चा तो वैसे ही गोल है, मतलब फिजिक्स तो मेडिकल में भी मिलेगी आपको। आपने आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी, कर सकते हैं? यस और नो? है ना मतलब कोई इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। अब एक चीज, अब बस आप में से बस वो लोग बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया t इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 7, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t। अभी पॉसिबल है कि नहीं है? कोई ये बोल रहा है कि गलत लिख दिया मैंने? अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी कब आएगी आपको? मेडिकल वाले बच्चों को समझाना है ये वाला काम। मेडिकल जो 10th या 11th में आ गया और जिसने मेडिकल ली हुई है, उस बच्चे का मामला हिला हुआ रहता है इसके अंदर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ पहली बार पढ़ेगा। क्योंकि उसने मैथ्स ली नहीं है तो मैथ से पढ़ नहीं रहा होगा, वो फिजिक्स में पढ़ रहा होगा डायरेक्टली। तो जो लोग भी नीट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों ही मतलब लेके चलना है, कि नीट वाला पार्ट भी लेके चलना है और आईआईटी वाला भी। तो जो लोग नीट पढ़ाएंगे ना उनके लिए डिफिकल्टी पड़ेगी बहुत ज्यादा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो भी लोग नीट के लिए जाएंगे उनके लिए बता रहा हूँ ये खास तौर पे। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको ये, आप उठाइएगा बुक 11th और 12th वाली मैथमेटिक्स की, इनको आपको पढ़ना होगा। इसी में मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको पहले तो, जो नॉर्मल सी होती हैं चीजें। ऐसे एक होता है लीस्ट काउंट, हालांकि वो एरर्स वाला टॉपिक है, बट मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूं। लीस्ट काउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट?
तो मैं चाहता हूँ सुदीप आप बताएं, बता पाएंगे? हाँ बताएं लीस्ट। हम्म हम्म। ठीक है ओके। हम्म। हाँ हाँ ओके फाइन ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक कोई गुड लिया, है ना, मान लीजिए मैंने मैंने गोल्ड खरीद लिया सपोज, और मेरा गोल्ड है 600 ग्राम, है ना। तो सपोज करो इसमें मैं बस रैंडमली आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि 600 ग्राम है ये। तो इसमें आप कुछ बता पाएंगे कि ये इसका लीस्ट काउंट कितना हो सकता है अगर मैं कहीं पे बोलूँ कि 600 ग्राम, मतलब कुछ आइडिया लगा सकते हैं हम लोग सिर्फ वैल्यू को देख के इसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है? यस एनीवन। हाँ जी साकेत जी बताएं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ 1 ग्राम। देखो किसी भी यूनिट के अंदर जब हम लोग नंबर लिख रहे हैं तो हमारी सपोज करो इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो ग्राम ग्राम में टूटेगी ये चीज। इट मीन्स 1 ग्राम। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं वो कि बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना हो सकता है अगर मैंने कोई वैल्यू आपको लिख कर दे दी। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सपोज करो फीट में लिखा हुआ है 580 फीट, तो ध्यान रखना लीस्ट काउंट क्या होगा उसका, फीट होगा। ऐसे ही सेंटीमीटर में लिख के दे दो सेंटीमीटर 1, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ जी कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ वही तो बता रहा हूँ ना। अब उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, वो सिर्फ आपको वैल्यू लिख के दे रहा है। तो वैल्यू वाले केस में क्या आप गैस मतलब क्या आप क्या देंगे उसको, क्या आंसर दे सकते हैं सामने वाले को? क्योंकि जब डेमो में पूछेंगे वो अनाप्शन आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो बोल रहे हैं कि ऐसे आपने को मान लो दिया हुआ है। तो उसमें आप मेजरमेंट का टूल तो वो एक्सप्लेनेशन मानेगा नहीं, बताएगा आप इसके अकॉर्डिंग बताइए। तो इसका जो आंसर रहता है वो ये रहता है कि सर 1 ग्राम, है ना, इस तरीके से रहेगा। बाकी वो तो आपकी बात करेक्ट है ही, वो तो मतलब बाय द बुक बात बिल्कुल सही है आपकी कि डिवाइस कौन सी यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं मेजरमेंट, वो तो है ही। सपोज वो कुछ नहीं दे रहा है उस केस में। हाँ जी और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक है अब यहाँ पे ही एक चीज मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। आई थिंक वैसे तो वेक्टर के अंदर आ जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग कितने लोग नहीं जानते, मतलब कितने लोग जानते हैं पहले वो बता दें, फिर अपने आप आइडिया लगेगा कि कौन नहीं जानता। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा अंचल शर्मा आपको मालूम है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? हाँ जी, टू वे कम्युनिकेशन रहना चाहिए, आपको रिप्लाई करना है। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो आपको रिप्लाई करना है। सही या गलत मैटर नहीं करता, बट पॉइंट ये है अगर हमें सीखना है चीजों को तो आपको रिप्लाई करना है, सभी को जिससे भी पूछें बताना है। ओके। शिल्पा आप सुन पा रहे हैं वॉइस? ओके फाइन। शिव व्यास आपको आइडिया है? हाँ। अच्छा ठीक है, वॉइस पहुंच गया तो ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो उसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे, कितने होंगे? 4। ठीक है अब मैंने लिख दिया मान लो 1 2 3 4 0 0 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? देख लो कोई। नहीं नहीं विदाउट डेसिमल, नहीं नहीं विदाउट डेसिमल बात कर रहे हैं अभी तो। विदाउट डेसिमल 4 होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला रूल क्या हो गया, फर्स्ट रूल ऊपर, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे, 4। नीचे आइए। अब देखो नंबर्स के बाद लगातार जीरो आ रहे हैं,
ठीक है, तो लगातार जीरो आएंगे, इन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं इनको? इनका नाम क्या है? ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं ना, वो किस में आते हैं? वो इनसिग्निफिकेंट में आते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 का 0 0 0 लगाया तो कितना आएगा? 4 ही आएगा आंसर। बट अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंड में लिख दिया 1, अभी कितने हो गए? हाँ, अब ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या, अब रूल क्या बनेगा? बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, कितने भी जीरो आ जाएं, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाएं तो वो क्या काउंट हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएगा। अब एक और मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 30.100। अभी बताइएगा मत, है ना, मैं पूछता हूँ। नितेश, आप बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं इसके अंदर? 5। ठीक है, अगर डेसिमल लगा दिया गया है तो फिर जीरो भी काउंट होगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। सपोज दिया हुआ है 0.3, उसके आगे जीरो है, फिर जीरो है, देन 1, तो मतलब 0.0301। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सभी लोग समझ पा रहे हैं थ्री कैसे है? तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, इनको आइडिया नहीं है। इफ अ नंबर इज लेस देन जीरो, अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है तो स्टार्टिंग के जो जीरो आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो काउंट नहीं होंगे। तो ये वाला पहला वाला जीरो ये काउंट नहीं होगा, फर्दर काउंट होंगे। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर इसके बाद भी ये जीरो आता, 3040 होता, सॉरी 0.03010, अगर ऐसी वैल्यू होगी तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये 4 काउंट होंगे अपने, ये 4 अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस इतना डन है। अब एक चीज और देख लीजिए। सपोज एक नंबर है, मैंने लिख दिया 0.030 इंटू 10⁻⁻7, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज तो काउंट होगी नहीं। सिर्फ अब अपन को पुराने वाले रूल्स फॉलो करने हैं, तो पॉइंट के बाद जीरो ये वाला काउंट होगा नहीं, तो 3 एंड 0, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। तो ये थोड़ा सा एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते, कैसे कैसे काउंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं अगर कहीं पे कोई किसी को दिक्कत रह गई हो तो। वैसे तो मोस्टली को आती ही होगी, छोटी मोटी चीजें हैं ये, बट अभी स्टार्टिंग में हमें छोटी मोटी चीजें कवर कर लेनी चाहिए जिससे इन फ्यूचर हमको दिक्कत नहीं आए। अब एक आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करना, तो राउंडिंग ऑफ करने में बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मैं ऊपर ही दिखाया था आपको, आप इधर कॉर्नर में देखिएगा कि कभी भी ऐसे मान लीजिए 3.68 है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा? 3.7, है ना। और अगर 3.64 है तो भी सिंपल सा है, 3.6। यस और नो? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब जो थोड़ी सी ट्विस्ट इसमें आती है, वो ट्विस्ट किस चीज के अंदर है कि सपोज आपको लिखा हुआ है 3.65, अब आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो 3.65 क्या आएगा राउंड ऑफ करने पर? 3.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6। सपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है 3.35, अभी कितना आएगा? अच्छा, किसी को लग रहा है कि अभी भी 3.3 आना चाहिए? हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, रूल क्या है। अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 5 से पहले वाला नंबर इवन नंबर है, इवन, तो सेम रहेगा। ठीक है, तो जीरो ही है। 5 के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो ही काउंट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे समझो आपकी 3.65 दिया हुआ है, 3.65 में 5 गिवन है हमको, और 5 से पहले वाला नंबर जो है वो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर सेम टू सेम रहेगा। बट अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल इन सेकंड
3.35 में। 5 से पहले नंबर कौन सा है? 3। तो इसमें जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.4 हो जाएगा ये। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज में डेमो में बहुत लोगों को फंसाया जाता है, बहुत लोग फंसते हैं इस चीज के अंदर। तो आपको बस सिंपल सी लाइन बोलनी है, 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो सेम रहेगा, और ऑड है तो +1 कर देना है, बस। और एक फिर ऑब्वियस सी चीज है, मैं आपको लिख देता हूँ, 3473, इसको राउंड ऑफ करना है तो इससे क्या हो जाएगा? 3470, है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ऐसे ही सपोज करो हमें डिवाइड करना है। हाँ जी, हाँ जी बताएं। 3.651। अब देख लीजिए, अब टू ही डिजिट रखना है आपको, डेसिमल का टू डिजिट ना, कि ओवरऑल टू डिजिट रखने हैं, मतलब 3.6 आप कहना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका देखो 3.651 यही वही चीज हो गई है। अब आपको दो ही डिजिट रखने हैं, मतलब आप 5 को कंसीडर करोगे, और 5 से पहले क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा, अगर आपको दो ही डेसिमल लेके चलने हैं तो, मतलब दो ही डिजिट लेने हैं। नहीं नहीं, दो ही डिजिट चाहिए ना इनको, दो ही डिजिट चाहिए, 3 और 6 ही चाहिए बस। तब क्या करेंगे उसमें? नहीं, वो बात समझ गया मैं आपकी, बट अब आप ये बताइए, ऐसे अपने पास है 3.651 और हमको सिर्फ दो ही नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 3.7 आ जाना चाहिए। हाँ जी, कितने लोग कहना चाहते हैं 3.7 आ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या ओपिनियन? हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। नहीं, फॉलो नहीं होगा, वो बात मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ उस चीज से। लेकिन ये बताइए, इसमें अपन 7 कर सकते हैं, 3.7 कर देंगे? चलो अच्छा, तो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट पे। सपोज करो आप 4.11 मैंने डिवाइड कर दिया 1.2 से, 4.11 डिवाइड कर दिया मैंने 1.2 से। इसका आंसर सपोज करो अपने पास आ रहा है 3.425। यस और नो? इतना आ जाएगा, है ना। अब आप इसको राउंड ऑफ करो, क्या आएगा आंसर? 3.4 हो जाएगा। तो इसमें उसमें समस्या, 3.7 कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। टू ई सिग्निफिकेंट, बिल्कुल। ठीक है देन, उसको आप 3.7 कंसिडर करना चाहते हैं, 3.7, यही ना? ठीक है जी, तो इसे मार्क कर लीजिए आप लोग। हाँ, हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हाँ हाँ, बाकी ये जो मटेरियल अपना है ना, ये भी उन्हीं से बना हुआ है, आप चिंता ना करें। है ना। आप अभी मटेरियल पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर ही है। हाँ, क्योंकि मटेरियल तो घूम फिर के उतना ही है ना। वो तो, हाँ हाँ बिल्कुल, और बहुत से वक्त क्या होगा, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देंगे, वो पॉइंट वॉइंट का हेर फेर कर देंगे इधर, बस इतनी सी बात है। जैसे अगर आप, मैं आपको बता ही देता हूँ अगर आपको जानना ही है तो, जैसे कि अभी मान लो ये विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था ऊपर, है ना, ये आप उठा लो।
ये यंग मॉड्यूलस वाला ही उठा लो आप, हर जगह मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये मिक्सचर है, मतलब उसी में सब में से लिया लिया गया है और बनाया गया है। तो ये अपना हो गया ना। तो अब ये डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको क्लियर हो ही गया। सपोज करो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट जो है, जितने डिजिट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट उतने ही डिजिट अपने आंसर में होने चाहिए। तो 1.2 हमने लिखा था, तो दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट इसके आंसर में आएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.4। इतना क्लियर। अब एक आंसर देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप चाहो तो देख लो। सपोज आपको वॉल्यूम निकालना है। हम्म, वॉल्यूम निकालना है और आपको वैल्यू दी हुई है इसकी, मतलब एक साइड की लेंथ दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका? क्यूब का कर लीजिए, है ना, क्यूब का वॉल्यूम निकल सकता है ना। ठीक है। फाइंड इसकी लेंथ, सपोज करो एक साइड की लेंथ दी हुई है, एक साइड की लेंथ है सपोज कर लीजिए 2.1 इंटू 10⁻²। तो जरा बताएं। एक साइड दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻², देन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू, तो क्या करेंगे अपन लोग, 2.1 इंटू 10⁻², और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 3। देन इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो पॉइंट ये है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई कर रहा है सॉल्व इसको, 2.1 का क्यूब? हाँ, वेरी गुड। 9.3। तो आपको ध्यान ही रखना है 9.3, यहाँ पे अपन को दो डिजिट ही रखने हैं, है ना, इसके सिग्निफिकेंट आंसर के अंदर। बाकी तो जो होगी वो पावर में आ जाएगी, 10⁻⁻6 या जो भी बन रहा होगा, है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं रफली। हाँ, तो 9.3 इंटू 10⁻6, या फिर थोड़ा तो ऊपर नीचे भी हो। तो अपन को ध्यान ही रखना है कि यहाँ पे जब आंसर लिखना है ना, तो हमें 9 मतलब एक इतने में लिखना है, दो डिजिट्स के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एक टॉपिक और आता है एरर्स वाला, है ना, वो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। तो उसको जब हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एरर्स वाला पार्ट होगा, जो मेजरमेंट्स में एरर आती है उसके लिए। अब ये तो काफी भर दिया है, इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? वॉइस वगैरह प्रॉपर है? ठीक है। इसमें अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह तो अपने लेवल पे आपको सॉल्व करनी है। वेक्टर एंड स्केलर, ये तो आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, किसी को कंफ्यूजन थोड़ी ना है वेक्टर और स्केलर्स में। एक होता है डायमेंशन के साथ, एक होता है डायमेंशन के बिना। यस और नो? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, वेक्टर स्केलर, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको जानना ही है तो। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इन ऑर्डर टू बी completely specified requires not only a number and a unit but also a direction in a space and also follow the law of vector algebra are known as vector। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, और डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर है। बाकी इसके अंदर आप एक दो एग्जांपल याद कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें वेक्टर होती हैं, कौन कौन सी चीजें स्केलर होती हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके सिंबल के ऊपर अपन एरो का साइन लगाते हैं। देन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितना काम का है, मतलब काम का है, बट आपको आता होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मतलब टर्म्स है, आई होप सभी को आती होंगी। बस एक बार अपन बोलते हुए चलते हैं। पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल वेक्टर कह लेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? हम्म।
जी, स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कितनी सारी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, देखो कुछ चीजें क्या है ना, वो ऐसे मतलब इतनी बना ही दी गई है, तो उसमें क्या है ना, थोड़ा हेर फेर करके हमको लगता है कि यार ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, लेकिन है नहीं। है ना, जैसे कि आप कहीं भी सर्च करेंगे या देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो सिंपल सिंपल लिखा रहता है। फिर आपने ऐसे सिंगेज फॉलो कर लो, सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो गई, सिंगेज हो गई। उसके अलावा आपको लग रहा है तो फिटजी के नोट्स, ये दो चीजें बेस्ट हैं। आपको आई थिंक मालूम होगा, है ना। और हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये फिटजी के नोट्स, नोट्स और प्लस एडिशनल थोड़ा सा पार्ट, ये वो है। एक बार आप रीडिंग करेंगे, मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक दो एक्सेप्शन रह जाएंगे जिसमें अलग अलग ओपिनियन है, जैसे आप बहुत सारी चीजें देखेंगे ना नेट पे, आपको अलग अलग मिल सकती है। तो कई बार क्या है ना, गूगल की बातें नहीं माननी है, कई बार गूगल गलत रहता है, और फिजिक्स में मिल ही जाएगा आपको गलतियां। और जो लोग पढ़ा रहे होंगे वो लोग जानते होंगे कि कई बार गूगल पर देखने पर, या फिर इनफैक्ट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं अपनी कंट्री के अंदर जो काफी नामी गिरामी है, उनके नोट्स में भी गलती मिल जाएगी। जैसे अगर आपने पिछला नोट्स पढ़ा हो ढंग से, तो वहां पे दो तीन जगह टाइपिंग एरर थी। किसी ने पकड़ पाए वो पिछले वाले नोट्स में जो मैंने दी थी, आपको दिए थे नोट्स। मतलब पढ़े नहीं है आप लोगों ने फिर तो। अच्छा, ईमानदारी से कितने लोगों ने पढ़े हैं पूरे। मेरी वॉइस आ रही है। हाँ जी। हाँ, थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना, कई सारी चीजें फिर वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट भी देखो कई जगह ऐसे लिखा रहता है कि एडिशन का जो होता है वो, कई जगह आपको मिल जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बाकी अगर किसी के पास कुछ और है नया, तो हम ऐड ऑन कर लेंगे, उसके लिए हम ओपन है। क्योंकि आप लोग भी फैकल्टीज हैं, हो सकता है कुछ आपके पास ज्यादा नॉलेज हो, किसी मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो जो हम भी सीख पाए। बाकी मेरे को लगता है कि मतलब जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें सभी लोग एग्री हैं, अगर नहीं है तो बताएं कौन अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। ओके ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं ना। फिर ठीक है, चलिए अब हम लोग टर्मिनोलॉजी की बातें कर लेते हैं। पैरेलल वेक्टर बहुत सिंपल सी बात है, दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल यानी एक सीधा जा रहा है एक उल्टा जा रहा है, तो डायग्राम से हमको मालूम पड़ रहा है। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल है। कैसे वेक्टर इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी, तो इसमें हो गया क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उनकी, अपोजिट हो जाएगी। हालांकि ये देखो बहुत छोटी चीजें हैं, बस मैं ऐसे एक सीक्वेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको, आप ऐसा मत सोचिए कि क्या बताने लग गए हो। क्योंकि धीमे धीमे हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, और तो आपको प्रॉपर फील होने लग जाएगा कि हाँ। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, न्यू भी हैं, वो भी बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे, बट मेरी बात हुई है उन लोगों से, तो उन्होंने बोला था कि सर हम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये पोजीशन वाला हो गया। अब इसमें देखो मॉड की बात कर लेते हैं। ये जो वेक्टर हम लोग लगा रहे हैं, ए वेक्टर, मतलब मान लीजिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया और दोनों तरफ मॉड वाला साइन लगा दिया, तो इसका मीनिंग कितने लोग समझते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या है ये। मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया, नहीं तो इधर ये लिखा हुआ है ना, इफ। हाँ जी, शिव कुमार जी बताएं। हाँ जी, बताना चाह रहे हैं शिव कुमार जी। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी चीज है। अगला है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो जो बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख ही रही होंगी, ये दोनों आउटवर्ड जा रहे हैं, दोनों इनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में बन जो एंगल बन रहा है वो
थीटा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिफाइंड एज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टेल्स और द हेड्स ऑफ अ द टू वेक्टर। नॉर्मल डेफिनेशन है, आप लोगों को आइडिया होगा। अब देखिए लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जो बातें अभी हम लोग कर रहे थे कि कैसे एडिशन होगा या फिर कौन सी चीज वेक्टर है क्या स्केलर है, वो चीज हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि सपोज एक वेक्टर यूं जा रहा है, ठीक है, दूसरा यूं जा रहा है ना, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एडी वेक्टर। और हम इसका नामकरण कैसे करते हैं तो मालूम ही होगा आपको कि अगर ए से डी की तरफ एरो जा रहा है तो एडी हो जाएगा, और अगर डी से ए की तरफ आ रहा था तो डीए लिखते हैं। यस और नो, है ना, क्योंकि इसमें माइनस साइन चेंज हो जाता है फिर अगर हमने उसकी वो चेंज कर दी तो। फिर अगेन है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अब ये ठीक ठाक चीज है थोड़ी सी, ये कुछ लोगों को नहीं आती है। तो ये डायग्राम में दिया हुआ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। इसको कौन, मतलब आपने पढ़ा है पहले, मतलब जिस किसने नहीं पढ़ा ऐसे बता दो, जिसने फर्स्ट टाइम देखा ये वाला पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। देखो है कुछ नहीं, बस पॉलीगन ही बनाया गया है। अल्टीमेटली बात यही है कि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन गई और ये ऊपर गया और ये इधर मिला दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी था, डी ऐड हो गया, तो जो पी वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ आपने स्कूल लेवल पे बहुत पढ़ा होगा 9 10 तक, बस मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे इक्वल टू किसी कर दिया है सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी। तो क्या चेंजेस कर दिए, ऐसे तो बन सकते हो आप, सपोज मैंने लिया ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस बी को पहले सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर अगर अपन निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको दूसरे में क्या दिया हुआ है इसने, सी प्लस ए, ये वेक्टर में लगा देता हूँ, एंड प्लस बी। तो यहाँ पे हमने ए और सी को सॉल्व कर लिया। इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन और भी होता है इसका, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप एसोसिएटिव लॉ को। हाँ जी, कोई बताएगा। हाँ जी, डेफिनेशन एसोसिएटिव लॉ, शिव कुमार जी आप ही बता दो। इसमें अच्छा, मतलब नॉर्मली वैसे समझा दीजिए कि ऑर्डर ऑर्डर चेंज कर देते हैं ना, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है। हाँ, बस यही है। ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे तरीके से और बता देते हैं अपन लोग, कैसे बता सकते हैं, सपोज ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, तो इसमें हमने ए को अलग कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको एक बार देखेंगे। देखो वहां पे क्या था, हमने पेयरिंग चेंज की थी, यानी ए प्लस बी प्लस सी में हमने पहले ए प्लस बी को सॉल्व कर लिया, फिर हमने बी प्लस सी को सॉल्व कर लिया, इस तरीके से। और कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए, इसका वैल्यू इक्वल आएगा, फाइन। अब सपोज कर लीजिए प्लस में तो बैठ गया, माइनस में बैठेगी ये वाली बात, तो माइनस में वाला मामला गड़बड़ है। यस और नो, है ना, ठीक है। अब ये डायग्राम से इन पे आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, जो भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और नेक्स्ट चीज, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल करवा लेते हैं, आपको बेसिकली आइडिया हो गई होगा, नहीं होगा तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है आपको, ये वाली है ना। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये पीडीएफ काफी बड़ी है,
इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, और इनको आप प्रैक्टिस इनको अच्छी तरह से ही करना, सरसरी मतलब नजर से मत करना। देन यूनिट वेक्टर मालूम ही है आपको, यूनिट लेंथ वाले को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और एक कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। हाँ, यहाँ तक रख लेते हैं ना। अब इसमें ऐसे देखिए, आपकी जो पुरानी पीडीएफ थी, भले ही आप थ्योरी ना पढ़ें बट क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भी भेजा था, क्या आपने वो असाइनमेंट किया हर किसी ने, सभी लोगों ने? पूरा नहीं हुआ है? हाँ देखो, लेंदी तो है वो बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, मॉर्निंग में मिला है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्लासेस भी रहते होंगे सभी लोगों के, कहीं ना कहीं बिजी भी रहते होंगे। जी जी जी। ठीक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब एक वही होता है ना, जैसे अपन लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि बैकलॉग बना के नहीं रखना है। हाँ, नो डाउट मैं इस बार थोड़ा लेट हो गया वो सेंड करने में। तो हमें भी क्या करना है ना, बैकलॉग बना के नहीं रखना है। मैं मतलब वही चीज अपनी, जैसे आप सभी में से जितने भी लोग फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे ना क्लास में, अपन लोग हमेशा बोलते हैं बच्चे को ये वाली बात कि बेटा बैकलॉग नहीं बना के रखना है, नहीं तो पाइल अप हो जाएगा, बाद में ढेर में दब जाओगे। तो वही चीज हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि हमें क्या करना है ना, पुराना बैकलॉग बना के नहीं रखना है। तो जो चीज मिले उसको हैंड मतलब एक दिन में या 2 दिन में कर लें, नहीं तो होगा दिक्कत, क्या होगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे चीजें रहती हुई जाएंगी, और फिर उसमें हम लोग जम्बल्ड हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग भले ही फैकल्टी हैं, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस वही है, बच्चों वाला ही। तो हमें वो थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। तो मेरा मानना ये है कि कोशिश करें, जैसे आज मॉर्निंग मिला था, हाँ मेरी मिस्टेक है, बट अगली बार से क्या होगा ना, ऐसे कल मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको असाइनमेंट। हालांकि ये नोट्स यही वाले मिल जाएंगे आपको, इसमें ऑलरेडी भरपूर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक दो जगह एरर मिल सकती है आपको, उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एरर हो ही जाता है, क्योंकि टाइपिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आप बस बता देना मुझको कि सर यहाँ पे एरर मिली थी हमको, तो उसे हम नेक्स्ट टाइम में करेक्ट करवा देंगे। ठीक है सर। अब देखिए, इस यूनिट वाले चैप्टर में और वेक्टर वाले पार्ट में, अब वेक्टर वाले पार्ट में एक वो cos थीटा और sin थीटा वाला फंक्शन रह जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंपली वो हम जो वेक्टर यूज कर रहे होते हैं, तो कौन सा वाला पार्ट sin थीटा है, cos थीटा लेते हैं, वो चीज हमें थोड़ी सी देखनी है, और आई होप सभी को आती भी होगी। अब हमारा काम क्या है, जैसे आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं मोस्टली लोग, अगर मैं पूछना चाहूँ, सिंगेज तो चलो ठीक है, वो आप जो लोग न्यू लोग हैं ना, वो मत फॉलो करिएगा अभी सिंगेज को। सिंगेज थोड़ी बाद के लिए रखना, जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए सिंगेज ओके है। बट उसके अलावा कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, तो डीसी पांडे, हाँ मतलब डीसी पांडे ले लीजिए स्टार्टिंग के लिए, और प्लस ये जो नोट्स देंगे ना उनको फॉलो करिएगा, और सिंगेज आप बिल्कुल यूज करिएगा बट अभी नहीं, थोड़ा एक बार आप कंफर्टेबल, जो जो न्यू लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो न्यू लोग हैं वो सिंगेज थोड़ा बाद में प्रेफर करिएगा, क्योंकि एकदम से बहुत हार्ड चीज अगर वैसी लगेगी आपको तो थोड़ी डिफिकल्टी फील हो सकती है, तो पहले डीसी पांडे ले लीजिए, और नॉर्मली ये जो नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर नोट्स हैं उनको आप फॉलो करिए, और उनसे आप अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख दें क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 टॉपिक से फिर बैकलॉग बन जाएगा, क्योंकि अब मैं 2 चैप्टर के नोट्स भेजूंगा आपको, वेक्टर का पार्ट हो जाएगा, और कैलकुलस का भी प्रैक्टिस शीट में भेज दूंगा आपको, इसमें फॉर्मूले लिखे होंगे, और अगर उसमें किसी में डेरिवेशन में कोई दिक्कत, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको आज की क्लास के बाद यानी कल मॉर्निंग में, एक तो वेक्टर वाला पार्ट, यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट, एंड प्लस डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस वाला जो पार्ट होता है उसके नोट्स एंड पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा। तो ये करना होगा आपको। ओके है, दिक्कत तो नहीं है, है ना? तो इतना ही रख देते हैं आज के दिन, और फिर धीमे धीमे पेस पकड़ते हैं अपन लोग। और ये थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, हम वो बच्चों वाला काम नहीं कर पाएंगे कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की जाए, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी ना तो आपको हंसी आ जाएगी मेरे ऊपर कि अरे सर क्या समझ रखा है हमको। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा चीजों को आप। बाकी इतना मैं अश्योर करता हूँ आपको कि कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा,
और सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा जिसे आप प्रिपेयर करेंगे, उसका कहीं भी अप्लाई करेंगे। जैसे जॉब्स तो निकल ही रही हैं और आपको मालूम भी होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जॉब्स नवंबर और अक्टूबर में बहुत ही ज्यादा निकलने वाली है। कि इतना मान लो आप, पीडब्ल्यू कम से कम 50 ब्रांच खोलने वाला है, अन अकेडमी एडिशनल 50 ब्रांच खोलने वाला है ना, और साथ ही साथ एलन भी एक्सपेंड कर रहा है। और प्लस आपको मालूम ही होगा, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड वाले लोग हैं, कि इस बार चैतन्य, नाम सुना है आपने, श्री चैतन्य? मतलब अरे वो तीनों में ले गया है, मतलब हर जगह ही ले गया है वो, एडवांस, मेंस और नीट के अंदर। तो हाँ, तो उसका भी प्लान है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में और एक्सपेंड करने का। और नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने का मतलब ही ये होता है कि नवंबर में हायरिंग हो जाएगी, 3 महीने तक बैठा के रखेंगे उनको, और देन वो नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको नवंबर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है। और 100% आप देखोगे कि वैकेंसी इतनी निकलने वाली है नवंबर में। अभी के टाइम में अगर मैं बताऊं आपको रियलिटी, तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास केमिस्ट्री का फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाला, कि कोई पढ़ा दे केमिस्ट्री, कोई मिल ही नहीं रहा है फैकल्टी उनको। तो ऐसे ही कमी आने वाली है फिजिक्स की। और मैथमेटिक्स में मतलब सेम सभी में आने वाली है, क्योंकि हर जगह ब्रांच खुलेगी। तो एक ब्रांच पे एटलीस्ट 30 फैकल्टी चाहिए होते हैं, 30 के आसपास ओवरऑल, नीट, फाउंडेशन और मेडिकल मिला के। तो ऑप्शंस काफी सारे होंगे हमारे सामने। ठीक है सर, तो इतना ही रखते हैं अपन लोग। कल मैं आपको 3 टॉपिक्स का, जो मैंने बताया आपको, कैलकुलस, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन का रिमेनिंग पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और आराम से आप लोग तैयार करें, और जो भी डाउट है उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ मैं सिखा दूंगा आपको, कुछ आप मेरे को सिखा दीजिएगा। दोनों का ही ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग फील्ड में क्या है ना, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है। ओके सर, देन। हाँ जी, सैटरडे को तो सिंपली अपन लोग ले लेते हैं, अब स्टार्ट कर देंगे अपना मेन पार्ट, काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।